जय हिंद भाई सारे ने। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, तो तैयारी भी भाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग थोड़ा मैसेज कर रहे थे कि हमें और भी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने मैथ की स्ट्रेटेजी अपलोड कर दी थी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे को क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं भाई रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो, कंप्लीट स्ट्रेटजी। हम डिटेल में बात करेंगे हमें कि रीजनिंग को कैसे टैकल करना है सीजीएल 2024 में। लेकिन ये वीडियो लाने में भाई थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए अपोलॉजी। क्योंकि भाई मेरा जो अभी सिलेक्शन हुआ है टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे मुंबई इनकम टैक्स ऑफिस में, तो उसमें थोड़ा अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइनिंग करी है। तो उसमें थोड़ा सेटल करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, वाईफाई वगैरह की सुविधा भी लाने में। और जैसे भाई आप सब लोग जानते ही हैं कि सीजीएल 2024 का एसएससी ने कैलेंडर भी, मतलब एसएससी का ही कैलेंडर आ चुका है सीजीएल का। तो जो सीजीएल है हमारा वो सितंबर अक्टूबर में रखा गया। अभी हमारे पास 11 से 12 महीने हैं, मतलब 12 तो नहीं, 10 से 11 लगा लो। 10 से 11 महीने हैं, प्रीलिम्स होने में एक काफी टाइम है। रीजनिंग तो उसमें लगा लो 2 बार कंप्लीट हो सकती है, पूरी पूरी तीन, कोई चाहे तो ढाई तीन बार भी कर सकता है। ये जो टाइम मिला है ये आपको मैथ वगैरह कंप्लीट करने के लिए लगा लो, परफेक्ट टाइम मिला है, एम्पल टाइम मिला है रीजनिंग के लिए। तो मैथ इंग्लिश जीके चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। अगर कोई बिगनर भी है ना, वो आज आज के दिन से शुरू करता है, आज से दिन से सोचता है कि शुरू करने का, तब भी उसका सिलेबस है ना 10-11 महीने में बहुत बड़े आराम से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि खाली सीजीएल के पीछे मत भागना, क्योंकि 10-11 महीने में भाई आप तैयारी तो कर लोगे, लेकिन कंफर्म भी हो जाए। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म भी है, लेकिन भाई दिन की भी बात होती है, डे की भी बात होती है, किस्मत की भी बात होती है, थोड़ा 10% तो होता ही है डेस्टिनी में आप। तो दूसरी आप थोड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं इन महीने में कि क्या पता कुछ और मिल जाए आपको। अच्छा, बीच में अपॉर्चुनिटी तो भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, चाहे जो भी मिले ले लेना, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तो चलिए अब अपनी बिना किसी बेख्याती के अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो। लेकिन उससे पहले भाई जो चैनल पे नए जुड़े हैं उनको मैं अपना बारे में थोड़ा बता दूं कि भाई मेरा नाम जो है वो नमन बंसल है। मैं सीजीएल 2022 में मेरा जो स्कोर रहा था मेंस में वो 306 रो स्कोर था ये। और मेरा यूआर कैटेगरी में, मतलब मेरे यूआर कैटेगरी में टीए पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है इनकम टैक्स इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स मुंबई में। और मेरा जो अभी जो स्कोर बन रहा है 2023 सीजीएल में, वो मेरा स्कोर बन रहा है 325 स्कोर मेरा बन रहा है। आप मेरी स्कोर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखी है। तो अगर आपको दूसरे, ये एफकेट होगा, दूसरे ये दूसरे एग्जाम है जो मैंने क्लियर कर रखे हैं, दिए भी और क्लियर भी कर रखे हैं। इससे वैसे एग्जाम तो और भी दिए हुए हैं, लेकिन क्लियर ये कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिनको मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। इनके बारे में मेरे को नॉलेज भी है कि कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बीइंग नमन बंसल मेरा यूजर नेम रहेगा। और अगर आप चैनल पे भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो में, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी वीडियो में, हम सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटेजी, सोर्सेज, बुक्स और मॉक टेस्ट। हम कुछ ये कुछ मेजर मेजर चीजें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। वैसे वैसे और जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा जिससे आपकी स्ट्रेटेजी इंप्रूव होगी, आपकी मतलब जो आपका नॉलेज है वो ज्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी, और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, या किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। ये एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स में तो हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न सेम होता है, लेकिन जो मेंस में है वो एग्जाम पैटर्न रीजनिंग का मैथमेटिक्स जैसा ही होता है। तो प्रीलिम्स में जो एग्जाम पैटर्न होता है, जनरल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, हमें मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होता है 50 मार्क्स का। और जो रीजनिंग में एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 90 मार्क्स के। हमें 1 घंटे या 1 घंटे में चारों सब्जेक्ट सोल्व करने होते हैं, या 1 घंटे में हमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग सोल्व करना होता है। तो अगर हम टाइम का हिसाब लगाएं तो एक रफ आइडिया दो तो आप 15 मिनट के अराउंड प्रीलिम्स में खत्म करना अपनी रीजनिंग को। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी में ही करना है, अपनी स्ट्रेटेजी अलग होती है, लेकिन मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता था। 15 मिनट से प्लस माइनस 1-2 मिनट सही रहता है। और जो मेंस में है मेरा रहता था कि 20 से 25 मिनट के अंदर मेरे को अपनी रीजनिंग खत्म करनी है। तो टारगेट क्या लेके चलना है, देखो आप जब भी मॉक दोगे कुछ भी प्रैक्टिस करोगे, तो टारगेट आपको हमेशा प्रीलिम्स में लेके चलना है 45 प्लस का।
ठीक है, और मेंस में आपको लेके चलना है 80 प्लस का। और जितना ज्यादा स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें ये एक लौता मतलब कई बार मैथ भी रह जाती है, जैसे इस बार सीरियल में इसने मैथ में धोखा दे दिया, लेकिन ये आज भी एक ऐसा लौता सब्जेक्ट है जहाँ मैं कंप्लीट 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे स्कोर करके लेके आ रहे हैं। जो मेरा स्कोर रहा है इस बार मेंस में वो है 86। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, तो मैंने वो एक्सेप्ट करा। अगली बार तो शायद मैं एग्जाम नहीं दूंगा। आई होपफुली कि मेरे को इस बार ड्रीम पोस्ट या मेरी होम स्टेट मिल जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम शायद एसएससी सीजीएल तो नहीं देने वाला। और मेरी उन सबसे भी गुजारिश है रिपीटर से जिनको अपनी अच्छी पोस्ट मिल चुकी है, जो एक अच्छी पोस्ट पे अपने होम स्टेट पे या अपनी ड्रीम पोस्ट पे बैठे हैं, वो जस्ट अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बार बार एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज आप, रिक्वेस्ट है कि आप बार बार एग्जाम ना दे। मेरा भी ये सेकंड, मेरा तो 23 सेकंड ही अटेम्प्ट था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को टीए मिली और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को जो मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बार बार अटेम्प्ट देके किसी की आप वैल्यूएबल सीट, शायद आपके लिए वो सीट का कुछ मान नहीं होगा, लेकिन किसी एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, तो आप वो सीट छोड़ दें। और जो भी प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, जितने भी रिपीटर्स हैं, उनसे गुजारिश है जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्टेड है उस पोस्ट को ना भरे, कहीं आपको दोबारा पोस्ट मिल गई तो सीट खराब हो जाएगी। तो हो सके तो पोस्ट को ध्यान से देख के भरे, थोड़ा संभल के भरे, किसी और की सीट आपके पास ना चली जाए और वो वेस्ट ना हो जाए। ठीक है। अब सिलेबस के बारे में, भाई सिलेबस में मैंने कुछ ऐसा टाइप करा नहीं, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस लिखने में वास्ट है लेकिन कुछ भी वास्ट नहीं होता। अब मैं हर एक सिलेबस क्या लिखता, सिलोक्स लिखता, क्लॉक लिखता, कैलेंडर लिखता, सिलेबस में कुछ ऐसा देखने लायक है ही नहीं। मैं तो कहूंगा सिलेबस मतलब एक नजर मारनी है तो तुम पीडीएफ खोल लेना एसएससी की, जो उन्होंने डाली होगी नोटिफिकेशन में जब आएगी, या फिर पुरानी वाली देख लेना, उसमें एक नजर मार लेना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना सारे तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें सिलेबस की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। तो सिलेबस की नीड, नो नीड। ठीक है, सीधा तैयारी करनी शुरू करो रीजनिंग की। ये वीडियो है किसके लिए? सबसे पहले देखो, बिगिनर्स के लिए तो है ही, बिगिनर्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्टूडेंट जो कहीं किसी जगह पे फंस चुके हैं तैयारी करते करते, अब उनसे समझ नहीं आ रहा है इसके आगे कैसे बढ़ा जाए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और थर्डली भाई, ब्राइट स्टूडेंट जो अपने आप को सोचते हैं कि हम भाई बड़े बहुत बड़े तुर्रम खाए, तो भाई अगर हो तो नीचे आप कमेंट में सजेशन दे सकते हो। लेकिन वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन भाई कई समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम देखना चाहो तो देख लेना, वरना तुम्हारी मर्जी है भाई। लेकिन बिगिनर्स हो तुम, साथ सबके लिए ही है वैसे तो ये वीडियो, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ही आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज, सबसे पहले भाई हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, पेड सोर्स और फ्री सोर्स। देखो मैं और किसी सब्जेक्ट के लिए तो मैं आपको कह दूंगा कि पेड सोर्स ले लीजिए, लेकिन आप लेना चाहे तो पेड कोर्स, फ्री कोर्स कुछ भी कर सकते, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रीजनिंग के लिए पेड कोर्स के लिए मत जाना, पैसे वेस्ट ही होंगे, क्योंकि इतना कुछ रीजनिंग में किसी और से पढ़ने लायक होता नहीं है, खुद की प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इतनी ट्रिक्स नहीं होती, इतने कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन वो आपको जो कुछ चैप्टर्स होते हैं वो फ्री सोर्सेज में मिल जाएंगे। फ्री सोर्सेज मतलब आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपको पेड सोर्स लेना है तो पेड सोर्स के नाम पे आप बुक खरीद सकते हैं कोई, इसके बारे में आपको आपको बात करूंगा। लेकिन किसी का एक महंगा सा कोर्स मत खरीद लेना, उस पे आप 3-3 घंटे की बड़ी बड़ी वीडियोस देख ही जा रहे हो, 6-6 घंटे की रोज देख रहे हो रेगुलर, और सब्जेक्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो पेड सोर्स के लिए मत जाना, फ्री सोर्सेज ही देखना रीजनिंग के लिए बेटर रहेगा। और काफी कैंडिडेट फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते, तो वही सोचते हैं कि पेड कोर्स वाले कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे हमसे। देखो, और मैथ में शायद पढ़ रहे हो लेकिन रीजनिंग में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, लेकिन फ्री सोर्स में सब कुछ मिलता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देना दिन में यार। लेकिन फ्री सोर्स से ही ढूंढना ज़्यादा बेटर रहेगा आपको रीजनिंग का। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मेरे को टेलीग्राम कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन पेड सोर्स में पैसे वेस्ट मत करना, मेरे को भेज देना वो पैसे चाहे। ठीक है भाई, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ही आ रहे हैं तो। ठीक है। और सोर्सेज भाई देखो, रीजनिंग में कुछ ऐसे, अभी मैंने पेड सोर्स बताया, सोर्सेज कुछ नहीं होते। कोई सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं देखो पढ़ाने वाले, सबको नॉलेज है, बस सबका तरीका अलग हो सकता है, किसी का शायद आपको समझ आए किसी का ना है। तो टीचर्स ऐसे कुछ हैं, मतलब रीजनिंग में टीचर्स अच्छे हैं काफी, लेकिन आपको इतनी नीड शायद ना पड़े। लेकिन पड़ेगी भी तो आप यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर्स की, आपको जो पसंद है, या कोई दोस्त रिकमेंड करे या कुछ भी, आपको फर्स्ट सर्च में आ जाए, व्यूज अच्छे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं, तो आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं, उनकी वीडियोस और चैनल को फॉलो कर सकते हैं।
बुक्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, मॉक सीरीज के बारे में भी हम यहाँ आगे बात करेंगे। ये दोनों चीजें रीजनिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इरिस्पेक्टिव हो अबव अबव टू। ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, हाउ टू स्टार्ट द कंप्लीट सिलेबस के क्लास लो, नोट मेकिंग लो, रीजनिंग लो, ये एक हर एक को फॉलो करना होता है। लेकिन रीजनिंग में मैं कहूंगा ये चीज इतनी ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है नहीं, जहाँ तक है। मतलब कर सकते हो किसी किसी चैप्टर के लिए, लेकिन हर एक के लिए नहीं, क्योंकि हमें रीजनिंग रेगुलर नहीं पढ़नी है। एक तो 11 से 12 महीने, 10 से 11 महीने का टाइम है हमारे पास। तो अगर आप रीजनिंग भाई 3 से 4 दिन भी पढ़ोगे ना हफ्ते में, तो वो भी आपके लिए बहुत रहेगी। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि रीजनिंग आप अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। और दिन में है ना 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना। 4 सब्जेक्ट पढ़ कवर करने हैं ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट, इन 3 सब्जेक्ट में से रोज तो आपको देखो मैथ पढ़ना है। मैथ तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। एक रीजनिंग है वो अल्टरनेटिव्स में पढ़ना है। अब बचा इंग्लिश और जीके। अब इंग्लिश जीके में ना आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा अब किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, तो वो स्ट्रांग इंग्लिश वाला रोज इंग्लिश पढ़ के करेगा क्या? तो वो जीके ऐड कर ले। वैसे जीके ही सबकी वीक होती है, तो वो जीके ऐड कर ले रेगुलर पढ़ने में। या अगर किसी को इंग्लिश है बिल्कुल ही वीक है, वो इंग्लिश ऐड कर ले रेगुलर पढ़ने में, जीके रहे अल्टरनेट डेज पे पढ़ ले। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आए अपनी टाइम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, और टाइम जैसे आप 8 से 9 घंटा छोड़ पर सो रहे हैं, तो 6 से 7 घंटा सोना करे। टाइम वेस्ट, आप अगर आप दिन में 3 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसे 2 घंटा कम करे। 2 घंटे पहले ऐसे ऐसे थोड़ा टाइम बचाएं, और चारों सब्जेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है करना। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस, लेटेस्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहनी है रीजनिंग में। रीजनिंग को भाई ज्यादा टाइम भी नहीं देना और कम टाइम भी नहीं देना, मतलब एक स्मार्ट स्टडी करनी है रीजनिंग की, कि आप 3 से 4 घंटे रीजनिंग को कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट 3 से 4 घंटा प्रेफर नहीं करते, और वो सही भी है। 1 से 2 घंटा एनफ होता है रीजनिंग के लिए एक दिन में। आपको इंटरेस्टिंग लगेगी रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। लेकिन ये रीजनिंग आपका दूसरा टाइम भी खा जाएगी दूसरे सब्जेक्ट के पास। तो हो सके 1 से 2 घंटे में अगर आपका लगा आपको फ्रूटफुल हुआ है 1 से 2 घंटा रीजनिंग के लिए एनफ है, तो वो बचा हुआ टाइम आप मैथ को दे सकते हैं, या इंग्लिश या जीके को दे सकते हैं, या फिर कंप्यूटर पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ और एक्टिविटी कर लीजिए, फिटनेस पे ध्यान दे लीजिए, कुछ भी। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है रीजनिंग के लिए। वैसे हर एक के लिए रीजनिंग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बुक्स लेनी है कि नहीं? देखो भाई, बुक्स अगर आप लेना चाहो तो मैं कहूंगा सिर्फ एक बुक ले लेना। उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि कंसेप्ट लिखे हुए हैं रीजनिंग के, वो ऐसी बुक नहीं। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बुक ले लेना अगर आपको परचेज ही करनी है, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन हो या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। देखो मैंने तो कोई बुक ली नहीं रीजनिंग की। मैं पीवाईक्यू की पीडीएफ होती है, मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, मिल जाएगी किसी पे भी। मैं वहां से कर लेता था। लेकिन काफी है जिनको स्क्रीन टाइम नहीं बढ़ाना अपना, या फिर जो इतनी देर तक स्क्रीन पर नहीं आगे बैठ सकते, या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड स्क्रीन पर पढ़ते, जो बुक से पढ़ना फेवर करते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन स्टिल काफी बुक है ना, कई बार थोड़ी महंगी हो जाती है तो लेने का मन नहीं करता, या फिर अवेलेबल नहीं होती। काफी चीजें हैं, पीडीएफ तभी अवेलेबल हो जाती है फ्री में। तो आप बुक लेना चाहे तो यही वाली लेना, बस पीवाईक्यू वाली, इससे अलग कोई दूसरी बुक मत लेना, और उसी बुक पे स्टिक रहना। और उस बुक क्वेश्चन को है ना मार्क कर लेना उस बुक के अंदर, कि अगर कोई नया क्वेश्चन आया या आपको प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में, कि आप उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, बाद में मेरे पास सेंड करके या किसी दोस्त के पास, किसी टीचर के पास सेंड करके आप उस क्वेश्चन का डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद भाई कुछ टाइम सेविंग ट्रिक्स होती है जो आपको एग्जाम से पहले फोकस करिए। एग्जाम में टाइम सेविंग ट्रिक नहीं, एग्जाम से पहले टाइम सेविंग ट्रिक है जो आपको फोकस करनी होती है, जिससे आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलती है। कि आपको रीजनिंग में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, कि आप पहले यहाँ से मतलब मॉक तो कैसे लगा लो, कि आप इस टीचर से पढ़ रहे हो, इस मेंटर का सुन रहे हो, ये वाली बुक देख रहे हो, फलाना बुक देख रहे हो, फलाना वीडियो, फलाना ढिमका। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं आ रहा, यूट्यूब पे लिखो, वीडियो देखो, कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी कैसे? पीवाईक्यू से देखनी है। मिनिमम सोर्सेज क्या, मैं कह रहा हूँ सोर्स रखो ही मत रीजनिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का सोर्स रखो। ठीक है। स्टिक टू योर मेंटर, अपने मेंटर्स वगैरह भाई काफी ढंग से चूज करना। ऐसे चूज करना जिन्होंने खुद एग्जाम दिया हो, जिनको पैटर्न पता हो, जिनको नॉलेज हो सब्जेक्ट की इस तरीके से। क्योंकि आजकल कुछ है मतलब कुछ क्या होंगे जिन्होंने भाई, जिनका प्रीलिम से निकलता, और वही कहते हैं कि हमें पढ़ाना हम आपको सिखा सकते हैं। भाई देखो,
प्रीलिम्स तो एटलीस्ट निकल निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्रीम वही होती है जो प्रीलिम्स निकालती है। मतलब मान लिया कि नॉलेज होती है, जो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते उनको नॉलेज होती है, लेकिन स्टिल अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट दे रहे हो और प्रीलिम्स भी निकाल पा रहे, तो किस टाइप की नॉलेज, ये कैसी नॉलेज हुई जब आपका ही नहीं निकल पा रहा। थोड़ा मतलब प्रीलिम्स तो निकाल लो यार, मेंस में कह सकते हैं कि आपका दिन नहीं था, कम स्कोर आ गया, 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला, के भाई मेंस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रीलिम्स निकल जाना चाहिए। वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है मेंस तो। पीवाई क्यूज मतलब लुक फॉर पीवाई क्यूज नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू पे ही ध्यान देना है। सोशल मीडिया भाई, नो सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो सोशल मीडिया चलाना। अगर आप दिन में 3 घंटा चला रहे हो तो उसे धीरे धीरे कम करें, 2.5 घंटे पे, 2 घंटे पे, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम करते रहे। स्वॉट एनालिसिस अपनी भाई स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज वगैरह को देखते रहे टाइम टू टाइम। मतलब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड खुला रखें कि आपकी जो वीकनेस है आप उस पर वर्क करना शुरू करें। ठीक है। कंसिस्टेंस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, डिसिप्लिन बनाए रखना है स्टडीज में। स्टडीज स्किप नहीं करनी। जैसे मैं पर वीक का तो नहीं, मैं आपको मंथ का जरूर बताता हूँ। जैसे भाई 30 दिन है आपके पास, तो आप 28-29 दिन पढ़ ले। 1-2 दिन बीच में तफरी मारा है, कुछ भी करा है, ठीक है, लेकिन 28-29 दिन दिल लगा के पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट भाई, ये एग्जाम से पहले भी सीखनी है, एग्जाम के वक्त भी सीखनी है, और एग्जाम के बाद टाइम मैनेजमेंट आपके हर एक चीज में काम आनी है। टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको मैनेज करना है कि आपके पास दिन में 24 घंटे है, आपको उसमें कैसे कैसे हर एक सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, कैसे और फर्दर एक्टिविटीज होती है जो, वो कैसे करनी है। पूरे दिनचर्या की जो एक्टिविटीज होती है, दोस्तों से मिलना है, खाना पीना है, घूमना है, अपनी फिटनेस अगर कोई है भाई, फिटनेस पे ध्यान दिया करो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्टडीज में भी आप दिन का आधा घंटा भी दोगे ना फिटनेस पे, तो ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको स्टडीज के लिए। ठीक है। थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो आपको प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी लेके स्टडीज रहनी चाहिए। मैं यूं नहीं कह रहा कि ये चीजें मत करो और इसमें टाइम वेस्ट कर दो। प्रायोरिटी चाहे आपको 24 घंटे में से 20 घंटा पढ़ना पड़ जाए, लेकिन प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए। अगर आपको स्टडी पढ़ने के बाद भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पास और चीजों के लिए भी टाइम बच जाएगा। कंप्लीट मॉक टेस्ट देखो भाई, सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग के लिए नहीं, सब्जेक्ट के लिए। अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं देता एग्जाम से पहले, तो मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम नहीं निकलते, निकल ही नहीं सकते। और ना मैं उसको मानने वाला, कोई यूं कहेगा कि मैंने बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम निकाल लिया। मैं मान ही नहीं सकता भाई तुमने निकाल, तुम्हें यार यूं ही नहीं पता कि एग्जाम आएगा कैसे, तुम कैसे, स्ट्रेटेजी तुम्हारी क्या है, कितना टाइम किसको देना है, तुम्हें एग्जाम कैसे निकालोगे। अगर भाई निकाल लिया तो तुम भाई शायद इस धरती लोक के नहीं हो, क्योंकि हम तो सारे मॉक टेस्ट दे के निकाल सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक हो सकता है और ओली बोर्ड। वैसे तो और भी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने यही 2 सोर्स फॉलो करे थे। और इनका भाई फ्री के चक्कर में मत रहना, पेड ले लेना। इन दोनों का कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म के पेड ले लो, दो भी कंपल्सरी होते हैं, क्योंकि पेड में है ना अच्छे सॉल्यूशन मिलते हैं, अच्छी थोड़े क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, मॉक टेस्ट भी अच्छे आते हैं। और लाइव मॉक टेस्ट भाई हर प्लेटफॉर्म पे है ना, वीकेंड पे या वीकडेज पे है ना लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, तो वो देने शुरू करना। कंप्लीट मॉक टेस्ट या सेक्शन मॉक टेस्ट जिस हिसाब से। पीवाई क्यूज हर एक पे, मतलब रीजनिंग में तो लगा लो, आपको पीवाई क्यूज आपका फर्स्ट सोर्स या फिर लास्ट सोर्स भी हो सकता है, ओनली सोर्स ही हो सकता है पीवाई क्यूज। इसके पीवाई या जैसे कोई चैप्टर है, लगा लो, एक भाई गिवे यहाँ पर आपको भाई पैटर्न है, सिटिंग पैटर्न वाला सिंपल क्वेश्चन है कि नॉर्थ में देख रहे हैं, उसके इमीडिएट लेफ्ट वगैरह में बैठे, या फिर एनोलॉजी का कोई है। अगर आप वो सीधा क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चंस तो आपके आते ही हैं, तो आप 2 से 3 घंटे आप किसी की वीडियो देख के क्यों टाइम वेस्ट करें। आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। तो सेक्शन मॉक लगाए, कंप्लीट मॉक लगाए, प्रीवियस ईयर लगाए, एनालिसिस, मॉक एनालिसिस भाई, इस चीज को स्टार कर लो। मॉक एनालिसिस बहुत ही ज्यादा कंपलसरी चीज होती है हर एक सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से एनालिसिस करना होता है, राइट रॉन्ग हर एक चीज को देखना होता है, बताएंगे अभी आपको। स्कीपिंग स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। अगर देखो भाई, ये स्ट्रेटेजी जिसने फॉलो करी है ना, मैं मेंस का ही, जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है ना 2023 मेंस सीजीएल, उसी का ही एग्जांपल दे देता हूँ। जिसने रीजनिंग में ये स्ट्रेटेजी लगाई है, उसका मैथ भी अच्छा हुआ है, रीजनिंग भी अच्छा हुआ है। या फिर ये स्ट्रेटेजी अगर किसी ने यूज नहीं करी सेक्शन 1 में, तो वो फंसा है। फंसा किस हिसाब से है, अब मेरा कोई फ्रेंड ही है, उसने मैथ में 30 क्वेश्चन तो कर दिए, लेकिन उसका मैथ इतना टाइम टेकिंग हो गया कि उसके रीजनिंग में 7 क्वेश्चन स्किप हो गए, मतलब रह गए, जस्ट इस वजह से कि उसने मैथ में कोई क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश नहीं करी, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता चला गया। ऐसे ही रीजनिंग में है, अगर आप रीजनिंग में सारे क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन पे अटक गए, अगर आप उसे छोड़ ही नहीं रहे, तो मैथ खराब हो जाएगा।
सारा सिलेबस चैप्टर खराब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस, और सबसे बड़ी बात उसमें 30 क्वेश्चन में है ना, यू भी कंफर्म नहीं है कि सारे 100% करेक्ट है। लेकिन अगर वो 7 क्वेश्चन रीजनिंग का अटेम्प्ट करता तो या तो 100% श्योरिटी भी हो सकती थी कि उसके सारे करेक्ट हो सकते थे। तो ये टाइम स्कीपिंग स्ट्रेटेजी ही टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। स्कीपिंग स्ट्रेटेजी जस्ट ये भी मैंने बताया कि आपको किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना। पहली बात तो ज्यादा टाइम का मतलब रीजनिंग में क्या होता है कि आपको 1 मिनट के अंदर अंदर सोल्व कर ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। 1 मिनट भी ना लगाए वैसे तो, 1 मिनट भी ज्यादा हो जाता है, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 30 से 40 सेकंड मोर देन एनफ है। मोर देन एनफ है 30 से 40 सेकंड रीजनिंग के प्रीलिम्स में सोल्व करने के लिए और मेंस में भी सोल्व करने के लिए। 30 से 40 सेकंड से ज्यादा टाइम मत देना। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, अगर नहीं हो रहे तो छोड़ दो। दूसरा, आप भाई एक गो में मतलब फर्स्ट जैसे पेपर आया आपने, मैं सबसे पहले रीजनिंग करता हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ हो सकती है। तो अगर मैं रीजनिंग में टाइम दे दूंगा तो मेरा और सिलेक्ट सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। तो मैं क्या करता था भाई, मैं फर्स्ट गो में जितना होता था, जैसे मैं एक ही बारी में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं उस पे है ना 5-6 सेकंड से ज्यादा रुकूंगा नहीं, छोड़ के आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर है ना 100 क्वेश्चन होने के बाद मैं दोबारा देखूंगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए, अब उनको मैं थोड़ा टाइम देना शुरू करूंगा। क्योंकि एक तरीके से मेरे लगा लो 85 क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे डायरेक्ट कर दिए। 85 तो वैसे मैंने ज्यादा बोल दिया, एक एग्जाम्पल। अब मैं 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, देखूंगा कि मैंने कौन कौन से छोड़े हैं, किस हिसाब से छोड़े हैं। अब मेरे पास टाइम भी बचा हुआ है और मेरा एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, और ये 85 है ना, मैं रखना कि जो फर्स्ट वो में करो ना, उसमें आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो ये होती है स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, जो आपको अपने तरीके से बनानी पड़ेगी, या मेरा तरीका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है भाई मॉक एनालिसिस। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मॉक एनालिसिस में देखो भाई, सबसे पहले तो आप यही चीज देखोगे कि कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आया जिसमें आप फंसे या आपने कराया नहीं। न्यू क्वेश्चंस, न्यू ट्रिक्स, न्यू क्वेश्चन के साथ न्यू ट्रिक्स, न्यू फॉर्मूला या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या फिर क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं। जो कई बार है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वही एसएससी के फॉर्मेट पे बेस्ड होता है। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो काफी क्वेश्चन है ना आपको रिपीट लगने लगेंगे, कंसेप्ट रिपीट लगने लगेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहीं राइट कर लो या अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक्स भी होते हैं मॉक एनालिसिस में, तो आपको उस चीज पे भी ध्यान देना है। तो आपको, और उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन चेक करना है। जो राइट, मैंने देखा है काफी कैंडिडेट है जो सही क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें चेक ही नहीं करते। उसमें क्या चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। रोंग और स्किप तो चेक करने ही करने हैं। और मॉक देने के बाद है ना आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा कंसेप्ट आपका स्ट्रेंथ है और कौन सी आपकी वीकनेस है। वीकनेस मतलब आप एक ही कंसेप्ट में बार बार मिस्टेक कर रहे हो या आप बार बार भूल रहे हो, वो आपकी वीकनेस है। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है कि जो भाई क्वेश्चन आते ही आपने मार्क कर दिया, किस तरीके से आपको याद है, कोई सा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड आप मार्क कर दोगे। फिर एक टाइम स्ट्रेटेजी। टाइम स्ट्रेटेजी क्या मतलब कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले लियोगे, मतलब चूज करोगे। जैसे आप इंग्लिश कर रहे हैं सबसे पहले, उसमें कितना टाइम लेंगे, रीजनिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना, मैथ लेंगे तो कितना। ये चीज आपको मॉक एनालिसिस के वक्त ही पता लगेगा, आपकी स्ट्रेटेजी कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। तो एनालिसिस कैसे करना है, देखो भाई, जो सबसे पहले हम राइट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि राइट क्वेश्चन में आपने टाइम कितना लिया है। देखो हर एक मॉक में है ना एक टाइम गिवन होता है कि आपने उस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है। 30 सेकंड, 40 सेकंड। अगर आपको लग रहा है ये टाइम सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया तो आपको उसको कैसे कम करना है, उसको कम करने का आपको मेथड आना चाहिए। क्या पता कोई अल्टरनेट मेथड हो। अब ओली बोर्ड के मॉक में तो एक चीज और अच्छी होती है कि वहाँ पे टॉपर का टाइम और आपका टाइम गिवन होता है। तो टॉपर ने कितना टाइम लिया है और आपने कितना टाइम लिया, उसको कंपेरिजन करें। टॉपर से कम टाइम लिया है तो अच्छी बात है, ज्यादा लिया है तो थोड़ा खुद पे डाउट करे या खुद कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करे कि मेरा इससे ज्यादा कैसे टाइम आ गया, मैंने इससे 15 सेकंड ज्यादा कैसे ले लिया। तो कम करने की कोशिश करे। कैलकुलेशन स्पीड मैटर्स अलॉट। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके नोट्स में जाने लायक है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो सकता है, मतलब रेयरली आ रहा है लेकिन काफी क्वेश्चन अच्छा है, सीजीएल में आ सकता है, पेपर में आ सकता है, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, हाथ के हाथ। जैसे पढ़ा आपने वहीं पे लिख लिया, एक नोटबुक लेके बैठे। ठीक है। अब रॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या एनालिसिस करना है, सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक, ये बहुत मेजरली चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती है हर एक से। ठीक है, जो रिपीटर है उससे भी या फ्रेशर है उससे भी। ये दोनों चीज हमें जितनी हो सके उतनी अवॉइड करने की कोशिश करनी है। टाइम प्रेशर ये ब्लंडर करवा देता है, ये लेना ही नहीं है। ये बार बार मॉक लगाओगे उसके फिर आपका सही होने लगेगा। ये थोड़े शुरुआत में लगेगा, तो जितने जितने आप
एक पे एक पहला मॉक लगाओगे तो टाइम प्रेशर रहेगा, 10 लगाओगे तो थोड़ा कम होने लगेगा, 50 पे कम, 100 पे और ज्यादा कम। तो अब यूं मत कहना कि 100 मॉक, अरे 100 मॉक भाई, तुम अभी वीडियो देख रहे हो तो शायद कोई अपना 100वां मॉक लगा भी रहा होगा। ठीक है, तो मॉक हर कोई लगाता है। कंसेप्ट लैक, अगर आपको पता है कि आप कंसेप्ट में चूक रहे हैं तो कंसेप्ट पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको एक कंसेप्ट याद था लेकिन अभी भूल गए हैं, तो तो आपकी रिवीजन की कमी है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो और काफी होते हैं तुक्का मारते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होके। भाई तुक्के मारने की भी एक तरकीब होती है, स्ट्रेटेजी होती है। तुम्हें चार ऑप्शन है, चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं पता तुम्हें, कम से कम दो क्वेश्चन ऑप्शन तो एलिमिनेट करो, तब तो तुक्का मारो। तुम चारों को कैसे, मतलब 25% प्रोबेबिलिटी पे तुम कैसे खेल सकते हो जहाँ तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग भी है? अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो सारे क्वेश्चन तुक्के मार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ज्यादा तुक्के भी नहीं मारने। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस में तुक्के भी नहीं मारने। लैक ऑफ माइंड, मतलब तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तुम मौक दे रहे हो। जैसे तुम्हारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, या तुम्हें खेलने जाना है, क्रिकेट मैच चल रहा है, मूवी देखने जाना है, फोमो होने लग रहा है तुम्हें, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो यार इसको भी थोड़ा अवॉइड करो। बिल्कुल सीरियस हो गए, लगा लो एग्जाम हॉल में बैठे हो तो उस हिसाब से आप मॉक दे रहे हो, तो उसी हिसाब से मॉक देना। अब स्क्रिप्ट क्वेश्चन में क्या करना, देखना है जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए। परसेंटेज ऑफ अटेम्प्टेड, अगर भाई किसी क्वेश्चन को 10% लोगों ने ही अटेम्प्ट करा है, मतलब वहां लिखा होता है कि ओनली 10% अटेम्प्टेड करेक्टली, तो 10% अटेम्प्टिंग करेक्टली, करेक्टली इनकरेक्टली तो यार 90% भी कर सकते हैं कितना भी। तो वो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया तो ठीक है, कि भाई 10% नहीं सही करा है, अगर आप सही करते तो उसके चांसेस भी 10% ही होते, तो शायद गलत होने के चांसेस है, तो हो सकता है। वैसे आपको देखना है कि आप अगर अटेम्प्ट करते तो आप किस तरीके से करते, तो शायद सही भी हो जाता है या नहीं। वैसे तो ये चीज देखनी है। ठीक है, और अगर 90% ने अटेम्प्ट करा है वो क्वेश्चन और सही करा है और आपने छोड़ा है तो प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान देना है कि आपने कहा लैग लैग करा है आपने इस क्वेश्चन में, आपसे क्यों नहीं हुआ जो औरों से हो गया। इररेलेवेंट और रेलेवेंट, काफी क्वेश्चन होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे अब एक क्वेश्चन था, जीके का था एक क्वेश्चन, एक किसी बुक में आया हुआ था कि इग्नू, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो कब स्थापित हुई थी यार। ये इररेलेवेंट ही तो है क्वेश्चन। अब इंडिया में तो यार सैकड़ों यूनिवर्सिटी है, अब उन सबकी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सैकड़ों, अब उन सबकी यार स्थापना की डेट याद रखेंगे तो कैसे याद होएगा? मतलब एस्टेब्लिशमेंट की डेट याद रखेंगे तो कैसे चलेगा? इतना तो डाटा ह्यूमनली याद रखना ही पॉसिबल नहीं है, तो ये रेलेवेंट है। इन क्वेश्चन से घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इनको स्किप कर दोगे तो बेटर ही रहेगा, नहीं तो गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर पता है आपको तो बहुत बेटर है, आप किसी कैंडिडेट से एक दो चार नंबर आगे हो जाएंगे। लैक ऑफ कंसेप्ट, अगर आपका कंसेप्ट लैक करता है इस वजह से आपने स्किप कर दिया, तो कंसेप्ट को पढ़िए। टफ कैलकुलेशन, के कैलकुलेशन टफ थी इस वजह से, या फिर कैलकुलेशन में टाइम लग गया इस वजह से आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तो कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाइए। लैक ऑफ टाइम, के टाइम खत्म हो गया तो अपनी भाई टाइम स्ट्रेटेजी देखिए कि आपने किस हिसाब से, किस सेक्शन में आपने इतना टाइम ले लिया, किस क्वेश्चन में आपने इतना ज्यादा टाइम ले लिया कि उसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन सफर हो गए और हमारे क्वेश्चन स्किप हो गए। और जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, काफी टाइम यही होता है कि आप किसी क्वेश्चन में इतना टाइम दे देते हैं कि दूसरे क्वेश्चन इजी वाले रह जाते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला मकसद तो यही होना चाहिए कि हमें 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते हैं ना, सभी को मिला के, तो हमें 100 के 100 क्वेश्चंस देखने हैं, एटलीस्ट देख तो लें कि इजी कौन सा है, तो वही तो अटेम्प्ट कर लें। क्या पता पता चले हम 95 इजी क्वेश्चन छोड़ के आ गए उन 5 मुश्किल चक्रों में। ठीक है, तो ये चीज होनी होनी चाहिए। अब एनालिसिस के बाद हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, देख भाई, सबसे पहले तो हमें वीकनेस पे काम करना है। हमारी जो वीकनेस है हमें पता लग जाएगी, उस पर काम करना सीखे। या तो फिर अगर फिर भी वो वीकनेस बन रही है आपकी कंटिन्यू, तो या तो फिर उसे कॉन्फिडेंटली भाई अटेम्प्ट करे क्वेश्चन को, या फिर क्वेश्चन को स्किप कर दे। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा दुखती है, तो नेगेटिव मार्किंग ना लेके चले, एक बार को संतुष्टि हो जाएगी कि हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, चाहे आपका आंसर सही आता हो। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क करा और वो गलत हो गया, वो बहुत दर्द देता है भाई। एक एक नंबर बहुत दर्द देता है, और जो मेहनत करता है उसको तो पता है भाई एक एक नंबर की वैल्यू। हाँ, एक मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं करनी। जैसे अगर कोई मिस्टेक होगी आपसे, तो नेक्स्ट मूव में आप कोशिश करें उसको रिपीट ना करें, या उस टाइप का क्वेश्चन आए उसमें रिपीट ना करें। अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बनाए रखे। कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छे, मतलब टॉप क्वालिटी की रखनी है आपको कैलकुलेशन स्पीड। दोनों, अगर आपके किसी मॉक में किसी भी कारण की वजह से मार्क्स कम आ जाते हैं, तो डिसअपॉइंट नहीं होना, कहीं मुंह लटका के बैठ जाओ यार मेरे तो मॉक में कम नंबर आ गए, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाए दिमाग में, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करो।
थोड़ा हो सके तो ब्रेक ले लेना, या फिर किसी से बात कर लेना, मेंटर से, कोई आपको मोटिवेट कर दे। देखो, मोटिवेशन में हमेशा भाई एक चीज है, मोटिवेशन जो होती है ना, वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी होती है। जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होती है ना, वो परमानेंट होता है। तो मैं मोटिवेशन के लिए कभी कभी ठीक है, कभी कभी चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये आपको पक्का 100% सक्सेस दिला के रहेगी। रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना। कंसेप्ट लर्निंग मतलब, अगर यार मान लिया करो, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही ना, कोई आपको समझा रहा है या कोई टीचर है, तो मान लो कि आपको नहीं आती, अब समझ लेते हैं, कंसेप्ट लर्न कर लेते हैं, ईगो पे लेने की जरूरत नहीं आती। और एक चीज कंसेप्ट लर्निंग आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। देखो, हर एक जगह मैंने टाइम मैनेजमेंट ऐड कर रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे ना, तो आपका एग्जाम ही नहीं अटेम्प्ट होगा। और आपको पता है, स्कोर जिस हिसाब से लास्ट टाइम 200 में से 150 कट ऑफ गई है भाई। आप परसेंटेज भी निकाल लोगे ना, 150 मार्क्स लाने हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। देख लो, आपको तीन तीन सब्जेक्ट तो बिल्कुल, तो इस तरीके के रखने पड़ेंगे कि आप तीन सब्जेक्ट में 40+, 45+ मार रहे हैं, तब जाके 150 पूछ रहे हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी टाइमिंग के साथ, वो भी। तो ये चीज है, ये चीज ध्यान में रखेगा। सम इम्पोर्टेंट थिंग टू इम्प्लीमेंट। देखो, कुछ ये जरूरी वाली बातें जो एग्जाम से रिलेटेड थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 10 से 11 महीने हैं आपके पास, काफी टाइम है, बहुत ज्यादा एम्पल टाइम मिल चुका है। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखते रहिएगा। तो कुछ और चीजें हैं जो आपको रीजनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले क्या है, ये स्टेट कुछ ट्रिक्स ही हैं, लगा लीजिए, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि आपको नंबर आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में नंबरों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है रीजनिंग में, कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जैसे वन जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीरो होल नंबर होता है, इंटीजर्स, फलाना ढिमकाना, ये चीजें। और क्यूब्स, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, जैसे 8 होता है, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है, 25 का 625 होता है। ऐसे ही आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 4, 9, 16, ऐसे काफी आगे तक। और कुछ चीजें जैसे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी याद होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया, डिजिट लिख देता हूँ, सॉरी, एक लिख देता हूँ, 627। अब आपको ये पता है, मेरे को ये पता है कि 25 का स्क्वायर +2 है ये। इसी तरीके के काफी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही। जैसे 341 लिख दिया, ये मेरे को पता है, 7 का क्यूब -2 है, या फिर कुछ भी हो सकता है, 40 हो सकता है तो -3 है। तो आपको है ना, थोड़ी बहुत चीजें है ना याद होनी चाहिए। जितनी ज्यादा याद रखोगे उतना बेटर रहेगा। और कुछ ट्रिक्स भी होती है, जैसे है ना, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो है ना, अब जब जिस भी नंबर पे आप 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, आखिरी में 2 है ना, इसका भी क्यूब निकालने के लिए गएगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट है ना हमेशा 8 ही होगा। ठीक है, 3 का यूनिट डिजिट कहीं भी होगा ना, अगर 3 यूनिट डिजिट होगा नंबर के अंदर, उसका क्यूब निकालने के लिए कहते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट, क्यूब का यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो एक आपको है ना, ये दो चीजें और ढंग से पढ़ लेनी है, दिमाग में बना लेनी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखनी है, एक यूनिट डिजिट और एक डिजिटल सम। अगर इनके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा डिटेल वीडियो इनके बारे में। और मेरे ख्याल में यही चीज है बेसिकली। और कहाँ तक याद करने हैं, तो भाई देखो, अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत टाइम है। रोज रटोगे ना, एक लिस्ट कागज पे लिख के अपने बेंच, जहाँ आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आपकी सीट पे जाके लगा दीजिए, कि आप नजर मार लें, बोर हो रहे हैं तो। क्यूब वगैरह, और क्यूब 30 तक तो याद करने ही करने हैं, 50 तो और 30। लेकिन कोई नहीं चाह रहा कि भाई इतने याद नहीं हो पा रहे, तो भाई क्यूब 20 तक याद कर लेना, स्क्वायर 30 तक याद कर लेना। इतने तो यार मिनिमम याद करना ही करना। इससे कम करोगे ना तो प्रॉब्लम होने लग जाएगी। मतलब प्रॉब्लम तो क्या ही होएगी, एग्जाम में थोड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। ठीक है। और इसके बाद अगर हम अगली चीज देखें, तो क्या होती है कि फिक्स पैटर्न, भाई कई काफी क्वेश्चन जब आप पीवाईक्यू करोगे ना, तो आपको है ना काफी क्वेश्चंस मिलेंगे जो फिक्स पैटर्न पे बेस्ड है, रिपीट हो रहे हैं बार बार, हर एक शिफ्ट में दो आ रहे हैं, या अगली शिफ्ट में फिर दो आ गए, फिर दो आ गए, फिर दो आ गए, तो वो फिक्स पैटर्न पे बेस्ड है वो क्वेश्चंस। तो आप वो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, कि
क्वेश्चन आया, हाँ भाई लगा के चलो, 10 सेकंड में हो गया, आपने 20 सेकंड यहाँ बचाए, 20 सेकंड में किसी और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दूंगा, 20 सेकंड में मैथ में एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल नंबरिंग आपको यार, इंग्लिश अल्फाबेट की है ना नंबरिंग याद होनी चाहिए। अब मैंने काफी कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम में या मॉक में है ना ऐसे लिखते हैं A B C D E F, फिर गिनते हैं बैठ के 1 2 3। गिनना क्यों है भाई, याद रखोगे ए का 1 है, बी का 2 है, ऐसे ही करते करते जेड का 26 है। अब मेरे से बीच में कोई पूछेगा भाई टी का 20 है, यू का 21 है, एस का 19 है, ठीक है, एन का 14 है, एम का 13 है, ओ का 15 है, क्यू का 17। ऐसे ऐसे मेरे को तो याद है, मेरे को 1 से 26 सारे याद है, ठीक है। तो आपको भी ये चीज याद होनी चाहिए, एग्जाम में लिखने से बेहतर है खुद पहले याद करके बैठ जाए। वोवल्स की पोजीशन याद होनी चाहिए, जैसे हमारे पास 5 ही वोवल्स होते हैं, A E I O U। अब 1 5 9 15 21, ये होती है वोवल्स की पोजीशन, ये आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे काफी क्वेश्चन आपको आपको एग्जांपल दूं, एक वर्ड है हमारे पास, वोवल ही वो हमारे पास वर्ड है, तो अब एक पैटर्न दे दिया कि ये तो कॉन्सोनेंट हो गए और ये हमारे पास वोवल हो गए ओ और ई। अब इसमें +3 हो रहा है, इसमें सिर्फ +1 हो रहा है, तो आपको पता हो जाएगा कि वोवल के अंदर +1 हो रहा है और कॉन्सोनेंट के अंदर +3 हो रहा है। और अब अदर चीज क्या है, अपोजिट। अब जैसे एन का अपोजिट होता है एम, एन की वैल्यू क्या होती है 14 और एम की होती है 13। हमें ऑपोजिट कैसे पता लगेगा, तो ऑपोजिट में है ना हमेशा सम है ना 27 होता है, अब 14 और 13 27 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक का अपोजिट हो जाएगा 26, मतलब ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, और ये वाइस वर्सा भी होता है कि जेड का अपोजिट क्या होएगा ए, और ए का अपोजिट होएगा जेड, तो ये वाइस वर्सा होता है। ऐसे ही 10 का अपोजिट 17, अब 10 क्या होता है जे होता है, 17 क्या होता है क्या वो होता है जे, और क्या वो हो गया, ठीक है। ऐसे ही 20 और 7 7 हो गया, टी हो गया, ठीक है, E F जी हो गया, टी और जी आपस में अपोजिट हो गए, तो ये अपोजिट वाले आपको वर्ड याद होने चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत। और क्या है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम सिलोक्स वगैरह में काम आ जाते हैं कभी, और काफी क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जैसे फैमिली, मदर, सिस्टर, ये चीजें इस टाइप में क्वेश्चन में काम याद हो जाते हैं, वेन डायग्राम ये आने चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको वीडियो में बतानी भूल गया बीच में, कि जहाँ तक ज्यादातर कैंडिडेट फंस रहे हैं वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग, इसको कैसे टैकल करना है, देखो यार, इसको टैकल करने के लिए ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक तो प्रैक्टिस आनी चाहिए। आप अलग से PDF ले लीजिए, बुक मिल जाएगी मार्केट में अगर लेनी है, या किसी टीचर से पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, पंडित आपको पता होगा, उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है उन्होंने, मैंने खुद देखी थी वो वीडियो एक बार, अभी बनाई है, मतलब मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं, लेकिन मैंने एक आइडिया लेने के लिए कि अगर मैं कल को पढ़ाना चाहूँ ये चैप्टर, तो किस तरीके से पढ़ाना है। तो क्योंकि मेरे को वो चीज आइडिया थी कि किस हिसाब से उन्होंने बताया, क्योंकि अभी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे शायद रीजनिंग के, इसमें मेंस में, वो मेरे सारे सही थे, और मैं मॉक में तो देता हूँ ना, वो भी मेरे सारे सही होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। तो काफी कैंडिडेट पूछते भी है कि सर आप मतलब भाई ये कैसे बनाते हो आप, ये क्वेश्चंस कैसे टैकल करते हो, तो मैं सोच रहा हूँ इस पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा क्रिटिकल रीजनिंग पे। लेकिन अभी के लिए आप पंडित की वो वीडियो देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, अगर मेरे से कोई छूट गया और कुछ बताना इस स्ट्रेटेजी वीडियो में कुछ भी, तो हम नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इंग्लिश और जीके की भी अब मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा, फिर इन चारों की पाइल अप करके एक छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार थोड़ा सिलेबस, अब मैं एक वीडियो में चारों सब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करूं ये समझ नहीं आता, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है चैप्टर में, ठीक है। और एक एज ए कैंडिडेट, मैं खुद कैंडिडेट रहा हूँ, मैं तो अभी भी हूँ ही लगा लो, CGL का नहीं हूँ, दूसरा एग्जाम दूंगा, काफी एग्जाम भी दिए, एक्सपीरियंस भी है भाई, देखो खुद मैं तो कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का। तो मेरे को पता है कि छोटी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ना आपको समझ आ पाएगा कि किस तरीके से टैकल करना है। तो मेन चीज जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि रीजनिंग के लिए, कि ज्यादा सोर्सेज मत यूज करना, PYQs पे स्टिक रहना, कंसेप्ट फ्री सोर्सेज से पढ़ लेना अगर कुछ पढ़ना है, तो बल्कि कंसेप्ट करने से पहले ही PYQ दे देना, और 10 से 11 महीने में आपसे 2 से 3 बार रीजनिंग हो जाएगी। और क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है ना आपको, तो दूसरी रीजनिंग से ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग पे फोकस करना।
तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये अगर ये समझ ना आए क्रिटिकल रीजनिंग तो मेरे से आप पूछ लेना या मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। ठीक है। और भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जो चैनल पे अभी नए जुड़े हैं या फिर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो भी जाके देख लेना, मेरे स्कोर कार्ड की वीडियो भी जाके देख लेना। और अगर मेरा कोई और एग्जाम होगा उसका स्कोर कार्ड या कुछ भी स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगी, या किसी और एग्जाम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए तो वीडियो में बता सकता हूँ। अगर एज अ मैसेज चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। तो मैं बस रिप्लाई का थोड़ा वेट करना, क्योंकि यार मेरी भी एक लाइफ है, थोड़ा ऑफिस वर्क भी हो जाता है अब तो। कह सकता हूँ तो खैर 1 हफ्ता हो गया ऑफिस आते हुए, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अगर आपको मेरे ऑफिस एक्सपीरियंस के लिए एक वीडियो चाहिए कि भाई मेरे को कैसा ऑफिस एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो वही बताना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से ऑफिस में क्या क्या चीजें है, कैसे चलती है, वो उनके बारे में वीडियो, या फिर कोई और एग्जाम जैसे सीडीएस एफ कैट उनका एसएसबी इंटरव्यू के बारे में अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि कहाँ से क्या करें हम, कैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो वो भी आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मेरे को वीडियो के लिए कहोगे तो वीडियो भी बना दूंगा। एंड भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई साहब।